Hello, dear friends. I hope you all are doing great at your respective places. Welcome to the lecture number first of quantum mechanics. तो आज से हम एक ऐसे दुनिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमें नजर तो नहीं आती है, लेकिन हमारा जो वजूद है, हमारी जो एक्सिस्टेंस है, इस पे फुली डिपेंडेंट है। तो ये जो सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग ऑनर्स इन फिजिक्स, या वो स्टूडेंट्स जो आईआईटी जैम, सीयूईटी पीजी, टीआईएफआर जैसे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सीरीज जो है बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर हम देखेंगे टिल 19th सेंचुरी हमारे पास फिजिक्स में थ्री मैन ब्रांचेस थी। फर्स्ट वन वाज द क्लासिकल मैकेनिक्स, सेकंड वन वाज द थर्मल फिजिक्स या थर्मोडायनेमिक्स, एंड थर्ड वन दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जब हम बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है इसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के मोशन की स्टडी करते हैं। नाउ व्हाट आर दिस मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स? दोज ऑब्जेक्ट्स जिनको हम अनएडेड आई से देख सकते हैं, जिनको हम विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या नाम देते हैं? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। तो इन्हीं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की स्टडी अगर हमें करनी होती है तो हम कहां पे करते हैं? इन क्लासिकल मैकेनिक्स। एंड थर्मल फिजिक्स में हम डिस्कस करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द मैकेनिकल वर्क एंड हीट, या किस तरीके से हम मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट कर सकते हैं हीट एनर्जी में, एंड हीट एनर्जी को हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल वर्क में। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज द थर्मल फिजिक्स। एंड इसी तरीके से हमारे पास है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम चार्जेस की स्टडी करते हैं। तो अगर हमारे पास चार्ज रेस्ट पे होगा तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है ना। इस चार्ज, ये जो रेस्ट पे चार्ज है, इसकी वजह से दूसरे चार्जेस पर कौन सा इंपैक्ट पड़ता है, कैसे इंपैक्ट पड़ता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये जो चार्ज होगा ये मूविंग चार्ज होगा, तो ये एक फील्ड क्रिएट करता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट्स कैसे बिहेव करते हैं, और मैग्नेट्स होते क्या है। एंड इसमें हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि कॉन्सेप्ट दिया था मैक्सवेल ने, ठीक है ना। तो अगर हम पहले बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जैसे कि मैंने बताया अभी कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के मोशन की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास कोई पार्टिकल होगा, ये मेरे पास एक पार्टिकल है, और ये जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी। कंसिडर करेंगे ये जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। तो मेरे पास ये जो डायरेक्शंस है, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ठीक है ना। ये मेरे पास एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। या कुछ इस तरीके से भी अगर हम समझेंगे, अगर मेरे पास ये जो पार्टिकल है इसकी इनिशियल पोजीशन हमें पता है, अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है इसकी पोजीशन मुझे पता है, तो मैं इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकता हूं, मैं इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकता हूं, मैं इस पार्टिकल की पोजीशन को भी प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि आफ्टर सम टाइम ये जो पार्टिकल होगा ये कहां पे होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से बताऊंगा, मेरे पास ये जो पार्टिकल है इसका मेरे पास पोजीशन वेक्टर, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने यहाँ पर रफली ड्रॉ किया है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो इस पार्टिकल की का जो पोजीशन वेक्टर है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय आर, तो अगर मुझे इसका पोजीशन वेक्टर पता है, दैट मीन्स मुझे इस पार्टिकल की पोजीशन पता है, ठीक है ना। तो अगर मुझे इस पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, दैट मीन्स डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, टाइम के साथ में इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी मिल जाएगी। एंड अगर मैं इसी पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करूंगा, दैट मीन्स अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा तो मुझे इस पार्टिकल की जो है, मुझे इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन मिल जाएगी। एंड सिमिलरली आई कैन यूज द इक्वेशंस ऑफ मोशन टू प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल एट एनी टाइम t। तो मेरे पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स है इट इज बेस्ड ऑन प्रेडिक्शंस। ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये प्रेडिक्शंस पे बेस्ड है। इसमें हम पार्टिकल की मोशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम ये पार्टिकल जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, इस पार्टिकल की पोजीशन आफ्टर सम टाइम क्या होगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन, यूजिंग द लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। इसी तरीके से मेरे पास
जब क्लासिकल मैकेनिक्स की बात आती है तो क्लासिकल मैकेनिक्स में ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी जो स्पीड होती है, इनकी जो वेलोसिटी होती है, दैट इज मच मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर मुझे पता है ये जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि कैलकुलेट किया था मैक्सवेल साहब ने इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है ना। तो वो भी चीजें हम अभी डिस्कस कर लेंगे। तो अगर मुझे पार्टिकल की पोजीशन जो है, सॉरी, अगर मेरे पास ये जो पार्टिकल है इसकी जो स्पीड है दैट इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, तो वहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स जो है ये हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स का क्या जिनकी जो स्पीड होगी दैट इज नियर अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर मैं यहां पर कंसीडर करूंगा मेरे पास जो पार्टिकल है इसकी स्पीड जो है दैट इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, तो आई कैन सिंपली अप्लाई द क्लासिकल मैकेनिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, तो आई कैन स्टडी द मोशन ऑफ दैट पार्टिकल। ना अगर मेरे पास कोई पार्टिकल होगा जिसकी जो स्पीड होगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू या नियर अबाउट द स्पीड ऑफ द लाइट, तो वहां पर जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये फेल कर जाती है, क्योंकि इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अगर मेरे पास कोई रॉड है फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ये मेरे पास एक रॉड है, अगर मेरे पास इस रॉड की स्पीड जो है दैट्स मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, तो सिंपली यहाँ पर इस रॉड की जो मोशन है मैं क्लासिकली फाइंड आउट कर सकता हूँ, उसको मैं स्टडी कर सकता हूँ। लेकिन अगर इस रॉड की जो स्पीड है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या देखने को मिला, जब एक पार्टिकल जो है विद द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करता है तो इसकी जो लेंथ है वो कंट्रैक्ट हो जाती है, दैट्स नोन एज द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हम कहां पे डिस्कस करते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। एंड इसमें एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द टाइम डायलेशन। तो वो चीजें जो है हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं बल्कि किस में, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डिस्कस करने को मिलती है, ठीक है ना। तो जब हमारे पास एक पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी या उसके नियर अबाउट होगी, तो वहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल कर जाती है। तो ये चीज रिजॉल्व कौन करता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी का हमें यहां पर जो है स्टडी करना होता है। तो रिलेटिविटी में हम क्या करेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के मोशन की स्टडी करेंगे जिन पार्टिकल्स की जो स्पीड होगी दैट्स अप्रोक्सीमेटली सेम या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट। तो रिलेटिविटी इस चीज को यहां पर, इस ड्रॉबैक जो क्लासिकल मैकेनिक्स का था, जहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल कर जाती थी, तो वहां पर उस चीज को किसने रिजॉल्व किया, रिलेटिविटी ने, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमारे पास 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन है, ठीक है ना, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करके दिया था, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि हमें कंसेप्ट डिस्कस करना होता है इन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो ये ऐसी इस तरह की वेव्स होती है जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसी वेव्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड मैक्सवेल ने जब लाइट की प्रॉपर्टी डिस्कस की और उन्होंने बताया कि लाइट क्या है, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, और उन्होंने क्या कैलकुलेट करके दिया, ये जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज c एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमें एक चीज मिला कि लाइट का जो नेचर है वो क्या है, एक वेव नेचर है, लाइट का जो नेचर है वो एक वेव नेचर है। तो इन्होंने प्रेडिक्ट किया और उन्होंने बताया कि लाइट जो है, लाइट इज अ वेव। उन्होंने क्या बताया, लाइट क्या है, एक वेव है। लेकिन एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी का एंड था, तो कुछ फिनोमिनाज ऐसे हमें देखने को मिले जहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स, जहां पर या वी कैन से क्लासिकल फिजिक्स फेल कर जाती है। उनमें जो पहला कॉन्सेप्ट था वो तो यहां पर रिजॉल्व किया किसने, रिलेटिविटी। एंड इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां पर क्लासिकल फिजिक्स फेल कर जाती है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, इसको हम अभी अच्छे से लिखेंगे, तो पहले आप ध्यान रखेंगे। तो पहला जो ड्रॉबैक था क्लासिकल फिजिक्स का दैट वाज ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है ना।
इसी तरीके से दूसरा जो ड्रॉबैक था क्लासिकल मैकेनिक्स का, जहां पर यहाँ वी कैन से ये जो क्लासिकल फिजिक्स थी जहां पर ये फेल कर जाती थी, दैट वाज द सेकंड ड्रॉबैक ऑफ दिस क्लासिकल मैकेनिक्स, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। एंड इसके बाद थर्ड जो था हमारे पास, थर्ड फिनोमेना जो हमें देखने को मिला, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहां पर हमें ये चीज देखने को मिली, दैट इज लाइट इज अ वेव। लेकिन ये जो फिनोमेना है ये कब एक्सप्लेन होता है, जब हम लाइट को कंसीडर करते हैं इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो ये इसके बाद आया। तो यहां पर हमें ये देखने को मिला कि लाइट जो है, लाइट क्या है, इसका नेचर पार्टिकल नेचर है। एंड इसके बाद एक थ्योरी दी गई, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, सॉरी हाइपोथेसिस दी गई, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। उन्होंने कहा कि रेडिएशन का जो नेचर है दैट इज बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, ठीक है ना। तो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। एंड इसी तरीके से हमारे पास जो फोर्थ ड्रॉबैक था क्लासिकल फिजिक्स का, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट भी एक ऐसा इफेक्ट है जो कब एक्सप्लेन होता है, जब हम लाइट को कंसीडर करते हैं एज इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जब हम लाइट का जो नेचर कंसीडर करते हैं, इसका पार्टिकल नेचर कंसीडर करते हैं, तब ये फिनोमेना एक्सप्लेन होता है। इसके बाद फिफ्थ अगर हम देखेंगे, इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट जो है क्लासिकल फिजिक्स के ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ। तो लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एंड इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, जो कि हमने यहाँ पर लिख के रखे हैं। एंड इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो ये आज की क्लास का हमारा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं विथ द डेफिनेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो आप हेडिंग लिखेंगे, what is quantum mechanics? What is quantum mechanics? Quantum मैकेनिक्स। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है, इसमें हम ऐसे पार्टिकल्स के मोशन को स्टडी करते हैं, ऐसे पार्टिकल्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जिनका साइज जो है एटॉमिक स्केल्स पर हमें देखने को मिलता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि प्रोटॉन्स। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of objects, or we can write in a better way, branch of physics which deals with the study of behavior of objects. That would be better to write, study of behavior of objects at atomic scales. दैट मीन जब हम एटॉमिक स्केल्स पर पहुंच जाते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल कर जाती है, तो वहां पर हमें जिसकी जरूरत पड़ती है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द क्वांटम मैकेनिक्स। मैंने बताया था जो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें हम प्रेडिक्शंस की बात करते हैं। अगर ये पार्टिकल, इसकी पोजीशन मुझे पता है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पार्टिकल है, इसकी पोजीशन मुझे पता है, t इज इक्वल टू 0, ये पार्टिकल यहाँ पे होगा, ठीक है ना, इसकी पोजीशन मुझे पता है। नाउ आई कैन प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल आफ्टर सम टाइम, t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स पे मैं बता सकता हूँ कि ये पार्टिकल कहाँ पे होगा, इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर हम ये चीजें जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स प्रोबेबिलिटीज की बात करती है। तो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी पोजीशन की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, हम इसकी पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखेंगे।
कि इस पार्टिकल की जो पोजीशन है, एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि ये पार्टिकल जो है यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स है, इट इज बेस्ड ऑन probabilities. It is based on probabilities. तो ये किस पे बेस्ड है? probabilities पे बेस्ड है। क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड है, प्रेडिक्शंस पे बेस्ड है ना। इसी तरीके से जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी, या पहले अगर आप ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स लिखेंगे वो बेटर रहेगा। ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। ये जो क्लासिकल फिजिक्स है, इट इज नॉट वैलिड, it is not valid when speed of particle is approximately equal to the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second। तो यहाँ पर ये वैलिड नहीं होती है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? रिलेटिविटी की। एंड इसी तरीके से दूसरा जो ड्रॉबैक है, दैट इज it couldn't explain the stability of एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अगर हम बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती थी कि जैसे कि रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम आपने डिस्कस किया होगा, उन्होंने बताया था ये जो न्यूक्लियस होता है एक एटम में, तो इसी न्यूक्लियस के अराउंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रिवॉल्व करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स, जो भी पार्टिकल एक्सेलरेटिंग पार्टिकल होता है वो इमिट करता है रेडिएशंस एंड एनर्जी को लूज करता है। क्योंकि ये पार्टिकल जो है ये एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है ना, तो अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो आफ्टर सम टाइम इसकी एनर्जी कम होती जाएगी इस तरीके से, तो ये एटम जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस में हो जाएगा। जब ये न्यूक्लियस में जाएगा तो ये जो एटम है कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने इसका एक सोल्यूशन दिया। तो बोहर ने एक हाइपोथेसिस दी, या बोहर ने एक मॉडल जो है दिया। उन्होंने बताया कि इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है एक पर्टिकुलर शेल में, वो क्वांटाइज्ड होती है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर इट कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एंड इसी तरीके से थर्ड जो ड्रॉबैक था, इट कुडंट explain the black body spectrum। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्लासिकल फिजिक्स जो है फेल कर गई, ठीक है ना। इसी तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको भी क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसी तरीके से हमारे पास जो है दैट इज कॉम्पटन इफेक्ट, इसको भी जो है क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द व्हाट वी कॉल्ड एज द ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, जो कि हमारा पहला टॉपिक है, जिसकी वजह से जो है क्वांटम मैकेनिक्स का जो है ऑरिजिन हुआ। तो आप हेडिंग लिखेंगे ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो पहले हम ये चीज डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आप हेडिंग लिखेंगे दैट इज द ब्लैक बॉडी and black body radiations। ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ना पहले हमें समझना होगा कि ब्लैक बॉडी क्या है। तो अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल, हम कब कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसका कलर क्या है? फॉर एग्जांपल आप क्या बताते हो, ये ऑब्जेक्ट रेड है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट रेड है। उसका मतलब क्या है? आपको कैसे पता चला कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेड है? उसका मतलब है जब इस पर लाइट गिरी, ठीक है ना, तो ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करता है। अगर मैंने इस पर लाइट जो है इंसिडेंट कराई, इंसिडेंट लाइट, अगर इसने सिर्फ लाइट कलर की फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट किया, फॉर एग्जांपल इस तरीके से इसने क्या किया, रेड कलर
की फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट किया। अगर इसने सिर्फ रेड कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट किया तो दैट मीन्स हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेड है। बाकी फ्रीक्वेंसीज का क्या होता है, बाकी फ्रीक्वेंसीज की जो रेडिएशंस होती है वो ये ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करता है। ये सिर्फ किसको इमिट करता है या ये सिर्फ किसको रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज रेड कलर की फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करता है। दैट इज व्हाई हमें ये ऑब्जेक्ट जो है ये हमें रेड कलर नजर आता है। अगर यही ऑब्जेक्ट सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, इस पे गिरने वाली हर एक इंसिडेंट रेडिएशन को ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये हमें व्हाइट नजर आएगा, ये हमें व्हाइट नजर आएगा। इसी तरीके से हमारे पास होती है एक ब्लैक बॉडी। क्या होती है, ये एक आइडियलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। एक्चुअल में ब्लैक बॉडी क्या होती है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर ये सारी इंसिडेंट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी, अगर ये सारी इंसिडेंट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी तो हम कहेंगे कि ये बॉडी क्या है, ये ब्लैक बॉडी, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट ही किसी को नहीं करेगी। जब ये रिफ्लेक्ट किसी फ्रीक्वेंसी को नहीं करेगी तो ये बॉडी हमें ब्लैक नजर आएगी। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसी बॉडीज जो इस पे गिरने वाली हर एक तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, ऐसी बॉडीज को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडीज। लेकिन एक चीज यहां पर आप दिमाग में रखेंगे, दैट्स हर कोई ब्लैक बॉडी जो है ब्लैक नहीं होती है। ब्लैक बॉडी की असल डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी बॉडी जिसका एब्जॉर्प्टिव पावर 1 के बराबर होगा, तो ऐसी बॉडीज को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडीज। तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा दोज बॉडीज whose absorptive power is 1 are called as black bodies। उनको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। नाउ व्हाट इज दिस एब्जॉर्प्टिव पावर, ये एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ए, एंड दैट इज इक्वल टू एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी absorbed upon energy incident। अगर मैं कहूंगा कि इस बॉडी पे मैंने जो एनर्जी इंसिडेंट कराई दैट इज ई, जो मैंने लाइट इस पे इंसिडेंट कराई इसकी एनर्जी जो है ई है, और इसने ये सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो मैं कहूंगा कि जो ए है यहां पर मेरे पास एनर्जी एब्जॉर्ब्ड कितनी आएगी, क्योंकि इसने सारी एनर्जी जो है एब्जॉर्ब की, तो यहां पर मेरे पास आएगा ई अपॉन एनर्जी इंसिडेंट कितनी कराई थी, ई कराई थी, तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 1। तो ऐसी बॉडीज जिनका एब्जॉर्प्टिव पावर 1 के बराबर होगा, ऐसी बॉडीज को हम क्या कहेंगे, ऐसी बॉडीज को हम कहेंगे ब्लैक बॉडीज। ना इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे, और यू कैन राइट इस तरीके से, दोज बॉडीज which absorb all kinds of electromagnetic radiations, incident on it regardless of frequency and radiations, या इस तरीके से frequency and angle of incidents are called as black bodies। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ब्लैक बॉडीज। तो ऐसी बॉडीज जो इस पे गिरने वाली हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, तो इस तरह की बॉडीज को हम क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडीज। ठीक है ना। आपने एक चीज डिस्कस की होगी इन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जब हम क्लास 11th में पढ़ते हैं तो वहां पर हमें एक लॉ जो है स्टडी करना होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ कहता है कि अगर एक बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्बर है तो वो एक परफेक्ट इमिटर भी होगी, ठीक है ना, तो वो एक परफेक्ट इमिटर भी होगी ना। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल
मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। नाउ आप मान के चलेंगे इट इज अ बॉल ऑफ आयरन, बॉल ऑफ आयरन, इट्स अ बॉल ऑफ आयरन। ना मैं इसको हीट करता हूँ, मैं इसको हीट करता हूँ। जब मैं इसको हीट करता हूँ दैट मीन्स मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ। तो इसका कलर जो है, आपने देखा होगा कि इसका कलर जो है वो चेंज करता रहता है। फर्स्ट इसके पास जो कलर होता है दैट इज डल रेड, उसके बाद बन जाता है हॉट रेड, उसके बाद बन जाता है येलो, ठीक है ना। इसके बाद बन जाता है, जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं तो ये क्या करता है, ये एंड पे ये जो है ये वाइट बन जाता है, ठीक है ना। तो पहले ये क्या बन जाता है, दैट इज डल रेड, रेड के बाद ये बन जाता है हॉट रेड, ठीक है ना। इसके बाद बन जाता है ये येलो, ये येलो कलर का बन जाता है। इसी तरीके से ये फिर बन जाता है व्हाइट, इसके बाद ये बन जाता है दैट इज ब्लूइश व्हाइट, ब्लूइश व्हाइट, ठीक है ना। तो इसका कलर चेंज होता रहता है क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पर, इसकी एनर्जी पर, ठीक है ना। तो ये कितना एब्जॉर्ब करता है और कितना रिफ्लेक्ट करता है, समझ में आई बात। नाउ जब इसका कलर येलोइश और व्हाइटिश ब्लैक, सॉरी ब्लूइश व्हाइट पहुंच जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, जितनी भी हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, तो ये सारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर लेता है। तो उस टाइम पे हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमें व्हाइट कलर देखने को मिलता है। एंड जब एक ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाता है तो ये उस टाइम पे रेडिएशन इमिट करता है। हालांकि हर एक पॉइंट पे, हर एक बॉडी दुनिया में जो है वो इमिट करती है रेडिएशंस। एंड जब हम बात करते हैं, जब ये पार्टिकल, जब एक ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है, दैट मीन्स इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर भी सेम होता है और इसका टेम्परेचर भी सेम होता है। तो उस टाइम पे जो ये रेडिएशन इमिट करता है, ऐसी रेडिएशंस को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिखेंगे दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो आप लिख सकते हैं these are the radiations, these are the radiations, these are the radiations emitted by a body in thermal equilibrium, थर्मल इक्विलिब्रियम। दैट मीन इसका और इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम बन जाता है। दैट मीन जितना अब ये टेम्परेचर जितनी अभी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही एनर्जी को ये इमिट करेगा। एंड उस टाइम पे जो है रेडिएशंस को इमिट करता है, ऐसी रेडिएशन को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। एंड ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती है ये डिपेंड करती है सिर्फ किस पे, इस बॉडी के टेम्परेचर पे। सो दीज डिपेंड अपॉन the temperature of body and doesn't depend upon the nature of material। ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है कि इस मटेरियल का जो नेचर है वो क्या है, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। नाउ हमारे पास परफेक्ट कोई ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है। नाउ कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपना जो बिहेवियर है अप्रोक्सीमेट करते हैं टू बिहेव लाइक ए ब्लैक बॉडी। इसमें आता है हमारे पास जो कि आर्टिफिशियल है, दैट इज फेरेज ब्लैक बॉडी। इस फेरेज ब्लैक बॉडी में क्या होता है, इसमें हमारे पास कोई कैविटी होती है, हॉलो कैविटी, कुछ इस तरीके से हमारे पास एक हॉलो कैविटी होती है। इसमें हम एक पिन होल करते हैं, क्या करते हैं, एक पिन होल करते हैं, छोटा सा होल यहाँ पर बनाते हैं इस तरीके से। एंड इस पिन होल के ठीक आगे यहाँ पर एक हम कॉनिकल प्रोजेक्शन रखते हैं। नाउ इस कॉनिकल प्रोजेक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हम समझेंगे। नाउ जब हम इस होल के थ्रू कोई लाइट इंसिडेंट कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट कराई, ठीक है ना। अगर ये कॉनिकल प्रोजेक्शन यहाँ पर नहीं होती तो यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस हो जाता, तो ये लाइट जो है वो ये वापस आ जाती। लेकिन जब हम यहाँ पर एक कॉनिकल प्रोजेक्शन रखते हैं इस तरीके से,
तो ये इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है इस तरीके से, तो ये सीधे बाहर नहीं जाती है। तो इस तरीके से ये सरफेस इसको रिफ्लेक्ट करती है इस तरीके से यहाँ से। तो ये जो लाइट रेडिएशन हमने इसमें इंसिडेंट कराई, तो ये ट्रैप हो जाती है। तो ये जो पिन होल है, ये अपना बिहेवियर जो है ये अप्रोक्सीमेट करता है टू बिहेव लाइक ए ब्लैक बॉडी, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं फेरियस ब्लैक बॉडी। एंड इसी तरीके से हमारे पास कार्बन ब्लैक होता है, या कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अपना बिहेवियर जो है, जो कि बिहेव करते हैं लाइक ए ब्लैक बॉडी। नाउ इसका जब हम स्पेक्ट्रम ड्रा करते हैं, जब हम इस ब्लैक बॉडी में एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, इस तरीके से जब हम मेजर करते हैं एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और उस एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं विद द फ्रीक्वेंसी, जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं विद द फ्रीक्वेंसी, तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है, एंड दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एज द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। नाउ हम वही स्पेक्ट्रम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। तो यू कैन राइट द हेडिंग दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक स्पेक्ट्रम ड्रा करेंगे। तो जिसे हम लिखेंगे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो एक्चुअली इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद द फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ है किसकी, वेरिएशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय यू से, विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय न्यू से, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा इस तरीके से, यहाँ से हम एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करेंगे, जिसका जो यूनिट होता है दैट इज जूल मीटर, लेट मी चेक इट, जूल पर क्यूबिक मीटर पर हर्ट्ज, ठीक है ना। तो ये इसका यूनिट है, एंड यहाँ से हम प्लॉट करते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल एज द फ्रीक्वेंसी, एंड इसका जो यूनिट है दैट इज हर्ट्ज, ठीक है ना। इस तरीके से जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, या पहले अगर हम एक्सपेरिमेंटल ग्राफ देखेंगे, तो एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ देखने को मिलता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे कि मैंने बताया इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरीके से किसी टेम्परेचर पर मुझे जो है ग्राफ देखने को मिला, एंड इसी तरीके से नेक्स्ट टेम्परेचर इसको मैं मानूंगा T1 पे, ठीक है ना। T1 टेम्परेचर पे मुझे ग्राफ ऐसे देखने को मिला, एंड इसी तरीके से जब मैं टेम्परेचर राइज करूंगा तो मुझे ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, इस तरीके से। इसी तरीके से जब मैं इस तरीके से मुझे ग्राफ देखने को मिलेगा इस तरीके से, ठीक है ना। इसी तरीके से जब मैं देखूंगा तो इस तरीके से मेरे पास जो ग्राफ है इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मेरे पास फ्रीक्वेंसी थी फॉर एग्जांपल ν1, यहाँ पर मेरे पास फ्रीक्वेंसी थी ν2, यहाँ पर मेरे पास फ्रीक्वेंसी थी दैट इज ν3, इसको यहाँ पर मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी थी दैट वाज ν4। इस तरीके से मेरे पास एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ आता है डिफरेंट टेम्परेचर्स T1, T2, T3, T4, और यहाँ पर मेरे पास जो है T4 इज ग्रेटर देन T3, T2 एंड T1, इस तरीके से मेरे पास आता है। एंड यहाँ से हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है दैट इज ν4 इज ग्रेटर देन ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1, ठीक है ना। तो ये मेरे पास देखने को मिलता है। And what are these ν4, ν3, ν2 and ν1? These are the peak frequencies at particular temperature. Now, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक्सपेरिमेंटली हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है ना। एंड अगर आप देखोगे जो ही आप टेम्परेचर राइज करते हैं तो आपका जो एनर्जी डेंसिटी है वो तो इंक्रीज करती रहती है लाइक दिस,
एंड आपकी जो पीक फ्रीक्वेंसी है वो शिफ्ट होती है टुवर्ड्स द हायर फ्रीक्वेंसीज। आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो शिफ्ट करती है टुवर्ड्स द हायर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है ना, टुवर्ड्स द राइट को आप वो शिफ्ट करने को मिलती है, ठीक है ना, देखने को मिलती है। ये जो पीक फ्रीक्वेंसी है इसको हम बोलते हैं पीक फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जितनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं पीक फ्रीक्वेंसी। एंड जब आप टेम्परेचर बढ़ाती हो आप देखती हो कि पीक फ्रीक्वेंसी जो है वो राइट को शिफ्ट होती है। एंड इसी तरीके से दूसरा ग्राफ हम इसमें प्लॉट करते हैं between this energy density distribution and the wavelength। इस तरीके से यहां से U इसका जो यूनिट है दैट इज जूल पर क्यूबिक मीटर पर हर्ट्ज, ठीक है ना, एंड यहां से लैम्डा एंड दिस लैम्डा इज इन नैनोमीटर्स। तो आप क्या देखते हो इसी टेम्परेचर T1 पे अगर हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम अब क्या रखेंगे, अगर हम यहाँ पर अब रखेंगे दैट इज द वेवलेंथ इंस्टेड ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, तो मेरे पास ग्राफ है कुछ इस तरीके से नजर आएगा, इस तरीके से। एंड यहाँ पर हमारे पास एक वेवलेंथ देखने को मिलेगी जिसको हम बोलेंगे पीक वेवलेंथ एंड उसको हम बोलेंगे λ1। इसी तरीके से ये टेम्परेचर T1 पे था एंड अगर हम टेम्परेचर T2 पे देखेंगे इस तरीके से, तो ये टेम्परेचर T2 पे मुझे ग्राफ जो है इस तरीके से मिला एंड यहाँ पर मेरे पास λ2 थी। इसी तरीके से जब मैं टेम्परेचर T3 पे देखूंगा तो मेरे पास जो पीक वेवलेंथ है इस टाइम पे दैट इज λ3, ठीक है ना। एंड इसी तरीके से जब मैं फोर्थ पे देखूंगा T4 पे इस तरीके से, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो वेवलेंथ है वो पीक वेवलेंथ है वो शिफ्ट करती है टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड इसमें ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास जो पीक फ्रीक्वेंसी है वो शिफ्ट होती है टुवर्ड्स द राइट एंड यहाँ पर हमारे पास जो पीक वेवलेंथ है वो शिफ्ट होती है टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो ये हमारे पास था एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। नाउ इसी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। नाउ इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था वीन्स एंड दूसरे का नाम था रेलिज जीन्स। उन्होंने इसको क्लासिकली जो है एक्सप्लेन करना चाहा। तो अगर हम वो चीजें देखेंगे यहाँ पे, तो पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो लॉज दिए थे। एक को हम बोलते हैं वीन्स एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वीन्स एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। उन्होंने क्या बताया, ये जो एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज U इज द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर। तो ये इस पे डिपेंड करती है। एंड उन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशन दी थी दैट इज इक्वल टू A न्यू क्यूब e रेज पावर माइनस h न्यू अपॉन t। ये उन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशन दी थी, ठीक है ना। और जब देखा गया ये जो लॉ था इट वाज वैलिड ओनली एट हायर फ्रीक्वेंसीज, इट वाज वैलिड ओनली एट द हायर फ्रीक्वेंसीज। तो देखिए आप, अगर हम यहां पर ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन द एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट सम टेम्परेचर, कोई भी एक टेम्परेचर पे लेंगे, तो यहां से मेरे पास है एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड यहाँ से मेरे पास है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, ठीक है ना। एंड यहाँ पर भी आप इसका यूनिट लिख सकते हैं। एट सम टेम्परेचर T मुझे जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ मिला वो कुछ इस तरीके से मिला, ठीक है ना। एट सम टेम्परेचर T ग्राफ मुझे जो है कुछ इस तरीके से मिला, इस तरीके से मिला। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, क्या है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, दिस इज एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। नाउ जब हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, इस फॉर्मूला से हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, तो हमें जो ग्राफ है सिर्फ यहां से हमें देखने को मिलता है हायर फ्रीक्वेंसीज पर ये ग्राफ जो है इस तरीके से मिलता है। लेकिन जो ही हम पीक फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ जाते हैं, जो ही हम पीक फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ जाते हैं, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है या ये जो ग्राफ है ये अनवैलिड हो जाता है, ये यहां पर ब्रेक कर जाता है, ठीक है ना। एंड इसी तरीके से तो यहां पर हम लिख सकते हैं वीन्स एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इट इज वैलिड ओनली एट द हायर फ्रीक्वेंसी। जो हम हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे तो ये लॉ वैलिड है। जब हम पीक फ्रीक्वेंसी से थोड़ा इस तरफ जाएंगे या पीक फ्रीक्वेंसी को अप्रोच करेंगे, देखिए आप यहाँ पर ये जो ग्राफ है जब ये पीक फ्रीक्वेंसी को अप्रोच करता है तो यहाँ पर जो है ये
जो है वैलिड नहीं रहता है। इसी तरीके से एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिकली इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहा, उनका नाम था रेयलीज जीन्स, रेयलीज एंड जीन्स, ठीक है ना, रेयलीज जीन्स, रेयलीज जीन्स, एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है ना। उन्होंने भी एक लॉ दिया था और बताया था कि जो एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इट्स अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर एंड दैट इज इक्वल टू 8 पाई सी स्क्वायर अपॉन 8 पाई न्यू स्क्वायर, सॉरी 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इनटू केटी। एंड ये जो के है इट इज नोन एज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। एंड इनका जो ग्राफ था दैट वाज वैलिड ओनली एट lower frequencies, lower, इनका जो ग्राफ था that was only valid at the lower frequencies, and जो ही ग्राफ पीक फ्रीक्वेंसी को अप्रोच करने लगा तो ग्राफ जो है या ये जो लॉ है ये वैलिड नहीं रहा। कुछ इस तरीके से इनका ग्राफ था। और किस रीजन में ये ग्राफ जो है ये वैलिड नहीं रहा, दैट इज नोन एज द अल्ट्रावायलेट रीजन, that is known as the ultraviolet region, UV, and उन्होंने इसको नाम दिया that is what we call as the ultraviolet catastrophe। और बताया कि अल्ट्रावायलेट में पता नहीं क्या हुआ कि कैटास्ट्रॉफ देखने को मिला, तो जो हमें यहाँ पर इसका जो लॉ है वो वैलिड नहीं रहा। एंड ये लॉ क्यों वैलिड नहीं रहा? क्योंकि ये कंसिडर करते थे कि ये जो एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या ये जो एनर्जी है ये कंटिन्यूअस है। सो दे considered energy is continuous। एंड अगर हम इस ग्राफ के मुताबिक देखेंगे, अगर हम किसी हाई फ्रीक्वेंसी पर चले जाएंगे तो हमें एक ऐसी एनर्जी देखने को मिलेगी, ऐसी एनर्जी मिलेगी जो सारी कायनात को खत्म कर सकती है। देखिए यहाँ पे जब हम पीक फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते हैं तो पीक फ्रीक्वेंसी पे हमें इतनी एनर्जी मिलेगी जो सारी कायनात को खत्म करेंगी। एंड इसके लिए अगर आपके पास होगा एक माइक्रो ओवन घर पे, तो उसका जो टंगस्टन होता है या टोस्टर होगा आपके घर पे, तो टोस्टर जो होता है जब वो हाई फ्रीक्वेंसी पर चला जाएगा तो वो इतनी एनर्जी इमिट करेगा कि सारा जो मोहल्ला है तबाह हो जाएगा। तो इन्होंने कंसिडर किया था लाइट को डिसकंटिन्यूअस। तो ये दोनों लॉ जो थे ये वैलिड नहीं रहे। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिन्होंने बुनियाद रखी क्वांटम मैकेनिक्स की, एंड उसको हम बोलते हैं मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक उन्होंने 1900 में एक स्टेटमेंट दिया एंड एक फार्मूला दी जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला। उन्होंने बताया कि लाइट जो है या ये जो एनर्जी है, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। एनर्जी क्या है? ये क्वांटाइज्ड है। दैट मीन्स एनर्जी जो है ये डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। अगर कोई बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है या कोई बॉडी एनर्जी को इमिट करती है, ये इसको इस तरीके से इमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एंड इन पैकेट्स को हम नाम देते हैं क्वांटास। और हर एक क्वांटा की जो एनर्जी होती है दैट इज द मल्टीपल ऑफ एच न्यू, ठीक है ना। तो यहां पर हम देखेंगे क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है। इफ ए बॉडी emits or absorbs, if a body emits or absorbs energy, it do so in the form of packets और इनको बोला जाता है चंक्स, या इन्हीं को नाम दिया है क्वांटास, इन्हीं को नाम दिया जाता है क्वांटास। एंड एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा is given as
E इज इक्वल टू एच न्यू। हर एक क्वांटम की जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू एच न्यू। उन्होंने बताया ये जो एनर्जी है इसकी इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर हमारे पास ये जो एच है दिस इज व्हाट वी कॉल एज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। एंड इसका वैल्यू जो होता है एच जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू जो होता है दैट इज 6.6 × 10⁻³ जूल सेकंड, ये इसका वैल्यू होता है, ठीक है ना। एंड उन्होंने एक रेडिएशन फार्मूला दी थी जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला, प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला, रेडिएशन फार्मूला इस तरीके से हमारे पास एक फार्मूला होती है। उन्होंने बताया u जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर एंड दैट इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर या न्यू क्यूब, आई गॉट कंफ्यूज्ड, लेट मी चेक इट फर्स्ट। तो हाँ 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन c क्यूब, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन c क्यूब h न्यू अपॉन e रेज़ पावर h न्यू अपॉन kT -1। तो इसको बोला जाता है रेडिएशन, प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला। एंड उन्होंने क्या बताया, जब इसकी मदद से हमने ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्राफ इस तरीके से आया। एंड प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला को यूज करके भी हमें जो ग्राफ मिला वो सेम था एज एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंटल graph was same as that of Planck's law, ठीक है ना, as that of Planck's, ठीक है ना। तो यहाँ से एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड यहाँ से फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हमें एक चीज देखने को मिली कि जो एनर्जी है इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट इज डिस्क्रीट। नाउ अनदर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव Rayleigh's energy density distribution law with the help of Planck's radiation law and prove Venus energy density distribution law with the help of Planck's law। ये चीजें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बी हैप्पी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।